熟無情されど। स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाला है, क्योंकि आज हमें मिस जूरी के पास्ट के बारे में पता चलेगा, जो काफी सैड है। तो बहरहाल चलो सीधा स्टोरी पर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासुओ कुरुमिजावा सेंसे को बता देता है कि मिस जूरी ने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया है। और ये जानकर सेंसे कहते हैं, मुझे आखिर कैसे पता होगा कि उसने क्यों मना कर दिया। मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम्हें ये जानना है कि औरतें अचानक अपना मन क्यों बदल लेती हैं, तो तुम गलत बंदे से पूछ रहे हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इंटरव्यू देने वाले को नहीं बदलता। उसने अचानक तुम्हें मना कर दिया, इसका मतलब है कि उसके अंदर ट्रेजर होने के चांस है। ये सुनकर नासुओ कहता है, कैसा ट्रेजर? फिर सेंसे उसे बताते हैं, ऐसा मटेरियल जो तुम्हें इंसान की फितरत को समझने को इंसाइट दे। जिन लोगों के पास राज होते हैं उनकी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा ड्रामा होता है। तुम्हारा तिजोरी तक पहुंचना और उसमें से अच्छी चीज निकालना इंटरव्यूअर की स्किल पर डिपेंड करता है। खैर जो भी हो, जब तक तुम उन डॉक्यूमेंट्स को फाइल नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा। तो तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है, बस अपने हाथों को चलाते रहो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ अपने घर पहुंच जाता है और उसे देखकर उसके डैड कहते हैं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सुकी को नासुओ वापस आ गया है। फिर मिस सुकी को नासुओ से कहती है, वेलकम होम नासुओ। तुम्हें पिछले साल वाला वो समर फेस्टिवल याद है? वो आज ही है। हम सोच रहे थे कि रुई के घर आने के बाद वहाँ जाए। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। मुझे लगा तुम देर से आओगे। तुम भी हमारे साथ चलोगे, है ना? फिर नासुओ उनसे कहता है, मैं एक तरह से डेड एंड में फंस गया हूँ, तो मुझे लगता है कि एक ब्रेक लेना ठीक रहेगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुई भी घर लौट आई है और रुई नासुओ से पूछती है, क्या तुम भी फेस्टिवल में जा रहे हो? नासुओ उस पर कहता है, हाँ मुझे लगा थोड़ा पेस चेंज करना अच्छा रहेगा। ये सुनकर रुई मुंह बना लेती है, क्योंकि वो अभी भी मिस जूरी वाली बात से नाराज थी। इसके बाद हमें सीधा समर फेस्टिवल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर नासुओ के डैड कहते हैं, इस साल भी स्टेज पर एक इवेंट होने वाला है, क्या तुम लोग देखना चाहोगे? इस पर रुई कहती है, मुझे लगता है मैं पहले स्टॉल्स देखूंगी। फिर नासुओ कहता है, मैं भी पहले आसपास ही देखूंगा। ये सुनकर नासुओ के डैड कहते हैं, ठीक है तो चलो बाद में मिलते हैं। वैसे क्या तुम दोनों के पास फोन है? इस पर रुई और नासुओ दोनों हाँ कहते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि उनके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ रुई और नासुओ आसपास घूमने लगते हैं। फिर रुई चिल्लाकर नासुओ से कहती है, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? इस पर नासुओ कहता है, इसमें मैं क्या करूँ, यहाँ तो सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर रुई उससे कहती है, अगर तुम हर समय इतनी दूरी पर खड़े रहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम मेरा पीछा कर रहे हो। इस पर नासुओ उससे कहता है, तुम्हारा पीछा करने से मुझे क्या फायदा होगा? फिर रुई उससे कहती है, तो फिर आगे जाओ, मैं एक स्ट्रॉबेरी कैंडी खरीदने जा रही हूँ। ये सुनकर नासुओ कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ की नजर गोल्ड फिश के स्टॉल पर पड़ती है और उसे देखकर नासुओ को हिना की याद आने लगती है। फिर रुई अचानक से आकर उससे कहती है, क्या तुम रो रहे हो? इस पर नासुओ कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर रुई उससे कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम हिनानी के बारे में सोचकर रो रहे थे। ये सुनकर नासुओ कहता है, तुम्हें मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना बहुत पसंद है ना? इसके बाद नासुओ रुई से कहता है, मुझे माफ करना। ये सुनकर रुई कहती है, किस बात के लिए? फिर नासुओ उससे कहता है, कई सारी चीजों के लिए। इसके बाद रुई उससे कहती है, माफी मत मांगो, इससे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। फिर नासुओ रुई से कहता है, रुई इस तरफ, हम छत के नीचे पनाह ले सकते हैं। फिर हमें दिखा दें कि वो दोनों एक शेल्टर के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। बारिश की वजह से रुई के कपड़े भीग गए थे, तो इस वजह से नासुओ को रुई की ब्रा नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो शर्माते हुए अपना मुंह फेर लेता है। फिर रुई उससे कहती है, यार ऐसा लगता है बारिश रुकने तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो यही इंतजार करें। फिर हमें दिखाते हैं कि ठंड की वजह से रुई को छींक आ जाती है और उसे छींकता हुआ देखकर नासुओ अपनी टी शर्ट रुई को दे देता है और उससे कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम्हें बीमार नहीं पड़ना चाहिए। फिर रुई नासुओ को प्यार भरी नजरों से देखती है और उसे अपनी कल वाली डेट के बारे में बताते हुए कहती है, पहले हम मिले और हमने साथ में लंच किया, फिर हमने एक मूवी देखी, तुम लोगों से अलग होने के बाद हम योयोगी पार्क में घूमे, फिर हमने प्लानिटेरियम देखा और घर चले गए। एलेक्स ने लंच के लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढी थी और मुझसे पूछा कि क्या कोई चीज है जो मैं नहीं खा सकती। उसने मूवी थिएटर की सीढ़ियों पर मेरा हाथ पकड़ा। जब मैंने कहा कि मैं थक गई हूँ तो उसने बैठने के लिए बेंच की तलाश की। कुल मिलाकर वो काफी केयरिंग था, वो सच में बहुत अच्छा है। ये सब सुनकर नासुओ कहता है, अच्छा ऐसा है? फिर रुई उससे कहती है, बस इतना ही कहोगे? रुई का मासूम चेहरा देखकर नासुओ काफी शर्मा जाता है। फिर वो उससे बताता है, हमारे अलग होने के बाद मैं मिस जूरी का काम देखने के लिए उस क्लब में उनकी मदद की जहाँ वो काम करती है। मैंने उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। वो कस्टमर का अच्छा समय बिताने के लिए वाकई बहुत माहिर है। स्टाफ ने कहा कि वो उनकी टॉप होस्टेसेस में से एक है। कल उन्होंने एक ऐसे कस्टमर को नाराज कर दिया जो थोड़ा ज्यादा नशे में था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुस्कुराते हुए उस बात को हैंडल किया, उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। फिर जब मैंने कहा कि वो बहुत प्रोफेशनल है तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो इंटरव्यू देना नहीं चाहती हैं और मैं निराश होकर वहाँ से चला गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सबसे बुरे रूप में देखे जाना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो अतीत में हुई किसी वर्क ब्लंडर या किसी और बात से सदमे में थी। अगर ऐसा है तो मैं उस बारे में भी सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर रुई कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये वजह है। क्या उन्होंने कुछ और कहा था? सर
सर्विस इंडस्ट्री में चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा होगा। मुझे लगता है उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम उनके काफी नाजुक हिस्से के बारे में जान जाओगे, एक ऐसी चीज जिसे वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये उनके क्रूल पार्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शायद उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए इंटरव्यू देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर तुम और गहराई तक गए तो तुम उन्हें अंदर तक हिला दोगे। कम से कम इस तरह की बात मुझे अपना वादा तोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। ये सुनकर नासुओ काफी खुश होकर कहता है, यही तो है रुई, ये बात उनके जॉब में अच्छा या बुरा होने की नहीं है, हिंट कहीं ना कहीं इसी में छुपा है। मैं समझ गया, मैं कल उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि नासुओ मिस जूरी से मिलने गया है और मिस जूरी उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, क्या तुम मुझ पर इतना फिदा हो गए हो कि मेरे अपार्टमेंट के बाहर इंतजार करने की हद तक गिर गए हो। नासुओ उस पर कहता है, ये सच है, मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सबसे प्राइवेट पार्ट्स दिखाओ। यह सुनकर मिस जूरी कहती है, क्या तुम सीरियस हो? इस पर नासुओ कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ। फिर मिस जूरी पीछे मुड़ती है और वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है और नासुओ उन्हें रोकने लगता है। फिर मिस जूरी उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम पूरे के पूरे छिछोरे हो। यह सुनकर नासुओ कहता है, छिछोरे से आपका क्या मतलब है? फिर मिस जूरी उससे कहती है, तो ऐसे बंदे को क्या कहोगे जो अचानक आके बोले मुझे अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाओ। नासुओ यह सुनकर कहता है, मुझे माफ करना, मेरा मतलब था आपके सबसे प्राइवेट हार्ट। इस पर मिस जूरी कहती है, ये क्या बकवास है, तुम इतना ज्यादा गलत कैसे बोल सकते हो? फिर नासुओ उनसे कहता है, मुझे बस आपसे दोबारा बात करने का मौका चाहिए था। यह सुनकर मिस जूरी कहती है, तुम्हें ये नहीं पता कि कब रुकना चाहिए? मैंने कहा ना मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मुझे अपनी बात दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। फिर नासुओ उनसे कहता है, आपको एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जिस तरीके से उस बुरे कस्टमर को संभाला वो सच में काफी इम्प्रेसिव था। यहाँ तक कि मैनेजर ने भी कहा कि आपने जिस तरह से मामले को संभाला है उसे देखकर एक्ट्रेस भी शर्मा जाती। रुको, अब मुझे समझ में आ गया, जो चीज आपको सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है और जिससे आपको गुस्सा आता है वो एक्ट्रेस वर्ड है ना? मैं समझ गया, तो बात कुछ ऐसी है, चिंता मत करिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो भी एक इज्जतदार प्रोफेशन है। आप पहले पॉन बनाती थी है ना? इस पर मिस जूरी काफी गुस्से में कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बाय। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते कि मिस जूरी काफी देर बाद नासुओ से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नासुओ उनसे कहता है, तो आप अपने पॉन वाले पास्ट को इतना छुपाना चाहती हो, इसका मतलब है कि आपकी एजेंसी ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर मिस जूरी कहती है, बस करो, मैंने कभी पॉन में काम नहीं किया है, फालतू का अंदाजा लगाना बंद करो। फिर आखिर में मिस जूरी नासुओ को बताती है, मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, ये मेरा सपना था। वैसे मेरा मतलब पॉन एक्ट्रेस से नहीं है जो मूवीज और टीवी पर काम करती है वो वाली। मैंने कुरुमिन सेंसे को ये नहीं बताया है, लेकिन मैं हाई स्कूल में ड्रामा क्लब में थी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि लोगों के सामने एक्ट करना कितना सुकून भरा होता था, इसलिए मैंने कम्युनिटी कॉलेज छोड़ दिया और एक्ट्रेस बनने का फैसला किया। मैं अकीटा से टोक्यो आ गई और एक छोटी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया। मेरा असली नाम यूरी उमेदा है। यह सुनकर नासुओ कहता है, तो आपका असली नाम यूरी है? इस पर मिस जूरी कहती है, हाँ, जूरी मेरा प्रोफेशनल नाम है। बहरहाल फिर मिस जूरी नासुओ को बताती है, मैंने एक के बाद एक ऑडिशन दिया और सभी में फेल हो गई। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मौका मिलना कितना मुश्किल था। घर पर लोगों ने मेरी एक्टिंग की तारीफ की और कहा कि मैं क्यूट हूँ और इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और बाद में हालात इतने बुरे हो गए कि मेरे पास एक्टिंग लेसन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं बचे। फिर मुझे स्काउट किया गया। मैं शुरू में इस तरह की नौकरी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने मैनेजर की सारी कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये बहुत ज्यादा बुरा था, मैं हताश, परेशान और दुखी थी। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार तो रोती थी, फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे यकीन था कि अगर मैं बहुत मेहनत करूँ तो आखिरकार मुझे एक मौका जरूर मिलेगा। लेकिन फिर एक दिन जब मैं ऑडिशन देने गई थी तब मुझे मेरी माँ की कॉल आई और उन्होंने बताया कि मेरे डैड बेहोश हो गए हैं। उन्हें काम से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें स्ट्रोक हुआ था। शुक्र है कि उनका इलाज जल्दी हो गया, इसलिए उन पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन उन्हें रिहाब होने के लिए कुछ वक्त हॉस्पिटल में रहना था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। रास्ते में मुझे किसी ने एक हॉस्टेस क्लब का कार्ड दिया जहाँ स्टाफ की जरूरत थी और मैंने वहाँ कॉल की और अब हम यहाँ हैं। ये सब सुनकर नासुओ कहता है, क्या आप सच में इस तरह से हार मानने के लिए तैयार हो? आपने बहुत सोच विचार करके छोड़ने का फैसला नहीं किया था है ना? अब जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो क्या आप फिर से अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते? इस पर मिस यूरी कहती है, कोई बात नहीं, अब मेरी उम्र डेब्यू करने के लिए बहुत ज्यादा हो गई है और अगर मैं इतने लंबे समय तक असफल रही तो शायद मुझ में उतना टैलेंट ही नहीं था। यह सुनकर नासुओ कहता है, तो फिर आपको एक्ट्रेस वर्ड से इतना ज्यादा बुरा क्यों लगता है? इस पर मिस यूरी उसे बताती है, क्योंकि ये मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की याद दिलाता है जिसका नाम मोतोकी था। वो भी ड्रामा क्लब का मेंबर था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम तो नहीं था, लेकिन उसके साथ रहने से मुझे सुकून मिलता था। उसने मेरे सपने को भी सपोर्ट किया। मेरे टोक्यो आने के बाद हमारा रिश्ता लंबी दूरी का हो गया, लेकिन हमने फोन पर काफी बात की। वो ही हमेशा कॉल करता था ताकि मुझे इसके लिए पैसे ना देने पड़े और जब मैं ऑडिशन में फेल हो जाती थी तो वो मुझे दिलासा देता था। जब वो मुझे इतने जोश के साथ चीयर करता तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे बता सकूं कि मैंने अपने सपने को छोड़ दिया है, इसलिए मैंने उसे अचानक से ब्रेकअप कर लिया और आखिर में मैं बहुत कमजोर हो गई। उसके बाद जब से मैं होस्टेस मोड में हूँ तब से मेरे लिए एक्ट्रेस वर्ड ऐसा बन गया जिससे मैं देखना या सुनना नहीं चाहती हूँ। ये वर्ड मुझे याद दिलाता है कि हमारी आखिरी कॉल पर वो कितना
थोड़ा उदास लग रहा था। यह सुनकर नासुओ खड़े होकर मिस यूरी से कहता है, चलो अभी मिस्टर मोटोकी से मिलने चलते हैं, हम बुलेट ट्रेन से जाएंगे। अगर एक दिन में यात्रा करना मुश्किल हुआ तो हम वही रात बिता सकते हैं। इस पर मिस यूरी कहती है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे अभी काम करना है। फिर नासुओ उनसे कहता है, मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था, मुझे भी एक अनचाहे ब्रेकअप से गुजरना पड़ा था। हालांकि मुझे ही धोखा मिला था और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका और कभी उस लड़की से उबर नहीं पाया। लेकिन कुछ समय पहले उससे दोबारा बात करने के बाद आखिरकार मैं अपनी फीलिंग्स को सुलझाने में कामयाब हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर मोटोकी से बात करने के बाद आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। ये कहकर नासुओ उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगता है और फिर तभी वहाँ पर कोबायाशी की दोस्त एरिका आ जाती है और फिर हमें बताया जाता है कि एरिका और मिस यूरी दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर एरिका नासुओ से कहती है, वैसे मैंने अभी अभी तुम दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा, क्या हुआ है? फिर नासुओ एरिका को मिस यूरी के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता देता है और ये जानकर एरिका मिस यूरी से कहती है, मैं नासुओ से सहमत हूँ, अगर ये तुम्हारे साथ जाने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब उठो और जाओ, वरना ये तुम्हारा भावुक रवैया हमेशा के लिए रोता धोता रहेगा। यह सुनकर मिस यूरी कहती है, हे तुम्हें इस तरह कहने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं उससे मिलने के लिए कितना भी एक्साइटेड हो जाऊं, पर कौन जाने कि उसके साथ क्या चल रहा है। इसके अलावा मैंने ही उससे ब्रेकअप किया था, वो बस शायद ये सोचेगा अब इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है। ये सब सुनकर एरिका का मूड खराब हो जाता है और वो मिस यूरी को उठाकर जबरदस्ती ले जाने लगती है और साथ में वो नासुओ से कहती है, इसके नाम से टिकट खरीदो, ठीक है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो तीनों अकीता पहुंच गए हैं और वहाँ पर मिस यूरी कहती है, लेकिन मैंने ही उसे छोड़ा था तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। इस पर नासुओ उनसे कहता है, शुरुआत के लिए कैसा रहेगा अगर हम कहे बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो तुम, या फिर आप सीधे ये पूछकर शुरुआत कर सकती हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो। फिर थोड़ी जानकारी हासिल करने के बाद बात को उस टॉपिक पर ले जाना। यह सुनकर मिस यूरी कहती है, मैं समझ गई, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे शुरुआत में इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। इसके बाद मिस यूरी की नजर अचानक से उनके मिडिल स्कूल के एक दोस्त पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिस यूरी के दोस्त के बच्चे वहाँ आते हैं जिन्हें देखकर मिस यूरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर उनकी दोस्त उन्हें बताती है, मैंने कोऑप के जरिए मिले एक आदमी से शादी कर ली, मेरे बच्चे 5 और 3 साल के हैं, मैं अब फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ, लेकिन माँ होना बहुत मुश्किल है, बच्चों को संभालना वाकई बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि उनकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। फिर एरिका मिस यूरी से कहती है, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो गई है, क्या तुम्हारे पुराने दोस्त की खुशी का तुम पर असर हुआ है। इस पर मिस यूरी कहती है, नहीं या शायद हाँ, मैं बस ये सोच रही थी कि मेरी एज में शादी हो जाना और बच्चे होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। ये सुनकर एरिका कहती है, खैर पिछड़े इलाकों में लोग जल्दी शादी कर लेते हैं। फिर नासुओ उनसे कहता है, ये जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि जिस व्यक्ति को आप कभी भुला नहीं पाए उसने शादी कर ली है। इसके बाद एरिका मिस यूरी से कहती है, लेकिन क्या ये थोड़ा सेल्फिश नहीं है, तुम्ही ने उसे धोखा दिया था। इस पर मिस यूरी कहती है, मुझे पता है, इसीलिए मैं जबरदस्ती उसकी जिंदगी में वापस घुसने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी होगी, मुझे बस ये डर है कि अगर पता चला उसकी फैमिली है तो मैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर नासुओ कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तो चलो फिर आपकी मिस्टर मोटोकी के साथ बात करने की प्रैक्टिस करते हैं, मान लो मैं मिस्टर मोटोकी हूँ। ये सुनकर एरिका कहती है, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, सिमुलेशन चलाने से रियल सिचुएशन के दौरान चीजें कम ऑकवर्ड बन सकती है, फिर मैं इसका बच्चा बन जाती हूँ। इस पर मिस यूरी कहती है, माफ करना लेकिन क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड का रोल निभा सकती हो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर नासुओ मिस यूरी से पूछता है, वो आपको क्या बुलाते थे। मिस यूरी कहती है, सिर्फ यूरी। फिर नासुओ कहता है, ठीक है, तुम मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश करो जैसे मैं मोटोकी हूँ। हे यूरी, काफी समय बाद मुलाकात हुई। मिस यूरी नासुओ को मोटोकी समझकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर एरिका उन्हें कट बोलते हुए कहती है, क्या तुम इसे एक्टिंग कहती हो, ये बहुत ज्यादा बकवास था। फिर 30 मिनट तक प्रैक्टिस करने के बाद मिस यूरी परफेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक औरत मिस यूरी से कहती है, क्या ये तुम हो यूरी, क्या तुम वापस आ गई हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। इस पर मिस यूरी कहती है, बेशक आप मुझे याद हो, आप मोटोकी की माँ हो। फिर मोटोकी की माँ कहती है, तुम तो काफी खूबसूरत हो गई हो, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम काफी पतली लग रही हो, क्या तुम सही से खा रही हो, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हें अपने उगाए चावल भेजने में खुशी होगी। इसके बाद मिस यूरी अपना सर झुकाकर उनसे तहे दिल से माफी मांगती है और उनसे कहती है, मोटोकी मेरे साथ बहुत अच्छा था लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। इस पर मोटोकी की माँ कहती है, कोई बात नहीं, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इसके पीछे की वजह होगी, अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, मुझे पूरा यकीन है कि मोटोकी तुम्हें देखकर खुश होगा। यह सुनकर मिस यूरी नासुओ की तरफ देखती है जो उन्हें काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसे देखकर मिस यूरी मोटोकी से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें एक कब्र का सीन दिखाते हैं जो मोटोकी की ही थी। फिर मिस यूरी कहती है, ये क्या हो रहा है, आप मजाक कर रही हैं, है ना। ये सुनकर मोटोकी की माँ कहती है, काश मैं कर रही होती, लेकिन लास्ट फॉल में ल्यूकीमिया की वजह से उसकी मौत हो गई। उसने कहा था कि पिछले कुछ सालों से उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन ये सोचना भी मुश्किल था कि ये कैंसर निकलेगा, हमें पता भी नहीं चला और वो हमें छोड़कर चला गया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। ये मोटोकी की जिद थी, उसने कहा कि तुम टोक्यो में अपना बेस्ट दे रही हो, इसलिए वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद उसने खुद को बहुत कोसा, जब वो तुम्हें चेयर अप करके सपोर्ट करता था तब भी उसे ये चिंता थी कि कहीं वो तुम पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहा
रहा है। ये सब सुनकर मिस यूरी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर वो कहती है, बहुत समय बाद मिले मुतोकी, तुम कैसे हो? मैं किसी तरह अपना गुजारा कर रही हूँ और हाँ, मैं इंस्टेंट रामेन के अलावा भी कई और चीजें खाती हूँ। एक्टिंग के बारे में बताऊँ तो तुम्हें यह जानकर दुख होगा। मुझे लगता है कि तुम कह सकते हो कि मैं फिलहाल एक अलग रास्ते पर हूँ। मुझे पता है कि थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मुझे अफसोस है। हमारे ब्रेकअप के बाद बहुत कुछ हुआ और मैं अपने लिए काफी अच्छा कर रही हूँ। ये कहकर मिस यूरी रोने लगती है और फिर वो कहती है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगे। मुझे खुद को संभाल कर रखना होगा। मुतोकी मुझ पर हंस रहा होगा। इसके बाद हमें बुलेट ट्रेन के अंदर का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर मिस यूरी नासुओ से कहती है, तुम चाहो तो इस बारे में लिख सकते हो। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम लिखो। हमारी साथ की यादें इस बात का सबूत है कि मुतोकी यहाँ था। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग को एक और मौका दूंगी। जब मैं डेब्यू करूंगी तब तक मेरी एज चीज से ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम एक फेमस ऑथर बन जाओ और मुझे बूढ़ी होने से पहले अपनी किसी किताब के आधारित फिल्म में स्टार चुन लेना। इस पर नासुओ कहता है, मैं इतनी जल्दी फेमस नहीं होऊंगा। ये सुनकर मिस यूरी कहती है, अब इसका क्या मतलब है? फिर नासुओ उनसे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस पर मिस यूरी कहती है, शाबाश लड़के। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बहरहाल तुम्हारा इस एपिसोड पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने एनिमे लवर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।